कभी सोचा है कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से भी सदियों सदियों पहले कोई यूनिवर्सिटी रही होगी? एक ऐसी जगह जहां से पढ़कर निकले लोगों ने साम्राज्य खड़े कर दिए और आज वो जगह बस खंडहरों में सिमट कर रह गई है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं तक्षशिला की उसी खोई हुई दुनिया के बारे में। अब ये सवाल हमारी पूरी सोच को हिला देता है ना? जैसे ही हम यूनिवर्सिटी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यूरोप की वो बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें। सही कहा ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे पहला, सबसे महान लर्निंग सेंटर कहीं और रहा हो, और वो भी हजारों साल पहले? एक नजर इस टाइमलाइन पर डालिए। देखिए, हम यहां कोई 100-200 साल के अंतर की बात नहीं कर रहे हैं। तक्षशिला 5वीं सदी ईसा पूर्व में, मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले, ज्ञान का एक जगमगाता हुआ केंद्र था। और यूरोप की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बोलोग्ना, वो बनी 1088 ईस्वी में। ये तो 1500 साल से भी ज्यादा का फर्क है। ये बात इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो सवाल उठता है कि ये तक्षशिला आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बिल्डिंग या संस्था नहीं थी। ये उस दौर का, समझ लीजिए कि प्राचीन दुनिया का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था। एक ऐसी जगह जो उस समय के सबसे बेहतरीन दिमागों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती थी। ये वो भट्टी थी जहां भविष्य के नेता, विचारक और आविष्कारक गढ़े जाते थे। अच्छा, 1 मिनट के लिए अपने दिमाग से आज की यूनिवर्सिटी की तस्वीर को हटा दीजिए। तक्षशिला में कोई एक बड़ा सा कैंपस नहीं था। ये गुरुकुल सिस्टम पर चलता था, मतलब छोटे छोटे सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। कल्पना कीजिए कि दर्जनों एक्सपर्ट गुरु हैं, अपने अपने आश्रमों में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स उन्हीं के साथ रहकर ज्ञान हासिल कर रहे हैं। ये एक तरह से पूरे शहर में फैला हुआ सीखने का एक अनूठा माहौल था। तो इन गुरुकुलों में पढ़ाया क्या जाता था? सिर्फ किताबी बातें नहीं। तक्षशिला का जो सिलेबस था ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, क्रांतिकारी और कह सकते हैं कि शक्तिशाली था। यहाँ जो ज्ञान दिया जाता था वो साम्राज्य बनाने और इतिहास की धारा मोड़ने की ताकत रखता था। और ये सिर्फ धार्मिक पढ़ाई तक ही सीमित नहीं था। तक्षशिला में स्टूडेंट्स मेडिसिन और सर्जरी की एडवांस टेक्निक सीख सकते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में महारत हासिल कर सकते थे। और तो और युद्ध कला और ग्रामर में भी एक्सपर्ट बन सकते थे। मतलब एक ऐसी एजुकेशन जो इंसान को हर तरह से तैयार करती थी, जीवन के किसी भी मैदान में लीड करने के लिए। इस यूनिवर्सिटी का असली असर तो इसके स्टूडेंट्स में दिखता है। सबसे पहले पाणिनि को ही ले लीजिए। उन्हें अक्सर फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके काम ने संस्कृत ग्रामर को इस तरह से सिस्टम में ढाला कि उसने हजारों सालों तक भाषा को एक रूप दिया और आज भी उनकी स्टडी की जाती है। फिर आते हैं चाणक्य, एक ऐसा नाम जो आज भी पावर और स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है। ये वही थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के को सम्राट बना दिया, जो इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के आर्किटेक्ट थे। उनकी सारी रणनीतियां, उनका सारा ज्ञान यहीं तक्षशिला की ही देन था। और ये असर सिर्फ पॉलिटिक्स या भाषा तक ही नहीं था। जीवक को ही देखिए, जो अपने समय के सबसे मशहूर डॉक्टर थे। उनका हुनर इतना कमाल का था कि वो खुद गौतम बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन बने, और उन्होंने भी अपनी कला की बारीकियां तक्षशिला में ही सीखी थीं। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। करीब 1000 साल तक ज्ञान की रोशनी फैलाने के बाद तक्षशिला का दिया बुझने वाला था। और ये कोई शांति से नहीं हुआ। इसका अंत हुआ हिंसा, आग और तबाही के साथ। तक्षशिला का अंत कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी, दर्दनाक मौत थी जो सदियों तक चली। इसकी शुरुआत हुई सिकंदर के बाद के शासकों के हमलों से, जिससे वो इलाका कमजोर हो गया। फिर इंडो ग्रीक और शकाय, जिन्होंने हालात और बिगाड़ दिए। लेकिन आखिरी और सबसे जानलेवा हमला वो 5वीं सदी में हूणों ने किया। और ये कोई आम हमला नहीं था। ये एक तरह से पूरी संस्कृति पर हमला था। हूणों की पहचान ही बौद्ध शिक्षा के केंद्रों को तबाह करने की थी, और तक्षशिला तो उनका सबसे बड़ा टारगेट था। उन्होंने एक एक करके इसके मठों को, इसकी लाइब्रेरियों को, ज्ञान के हर खजाने को आग लगा दी, और पीछे सिवाय राख के कुछ नहीं छोड़ा। सैकड़ों सालों तक तक्षशिला बस एक कहानी बनकर रह गया था, जो पुराने ग्रंथों में कहीं दबी हुई थी। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट ने धूल और वक्त के नीचे दबे एक खोए हुए शहर को खोदना शुरू किया, और उन्हें जो मिला उसने इतिहास पर मोहर लगा दी।
और यहीं पर आके कहानी पूरी तरह से जुड़ जाती है। पुरानी किताबें हमेशा से कहती थीं कि तक्षशिला को जला दिया गया था, और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो उन्हें क्या मिला? खंडरों में हर जगह जली हुई राख की मोटी मोटी काली परतें। ये वो पल था जब कहानी हकीकत बन गई, एक भयानक आग का ऐसा सबूत जिसे कोई नकार नहीं सकता था। लेकिन उन्हें सिर्फ राख ही नहीं मिली, उन्हें एक पूरा का पूरा शहर मिला। विशाल धर्मराज्य का स्तूप, जॉलियन मठ जैसी जगह हैं जहां कभी छात्र लेक्चर सुना करते थे, और यहां तक कि उनके रहने के क्वार्टर्स भी। साथ ही ग्रीक और कुषाण साम्राज्यों के सिक्के मिले, जो इस बात का सबूत थे कि ये एक वाइब्रेंट इंटरनेशनल सेंटर था। तो आज तक्षशिला की विरासत क्या है? इसकी कहानी आग और राख पर खत्म नहीं होती। उन खंडारों से एक ऐसी लेगेसी बची है जो आज भी गूंजती है, एक ऐसी विरासत जिसे अब पूरी दुनिया मानती है। और इस विरासत को सबसे बड़ी पहचान मिली 1980 में, जब यूनेस्को ने तक्षशिला को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये पूरी दुनिया का ऐलान था कि ये जगह सिर्फ खंडर नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत की साझा कहानी का एक अनमोल हिस्सा है, एक ऐसा खजाना जिसे हर हाल में बचाकर रखना है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं जो मन में चुभता है। जब कोई लाइब्रेरी जलती है तो सिर्फ कागज और स्याही नहीं जलते, आइडियाज, खोजें और ज्ञान की पूरी पूरी शाखाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो हमने तक्षशिला की उस आग में असल में क्या खो दिया? किन बीमारियों के इलाज थे वहां? कौन सी फिलॉसफी थी? कौन सी साइंटिफिक खोजें थीं जो राख बन गईं? हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि ज्ञान कितना नाजुक होता है और उसे बचाए रखना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।